हेलो जी हेलो। तो ऑफिशियली हमारा भूटान में वैसे तो सेकंड डे है, बट डॉक्यूमेंट वाइज आज फर्स्ट डे है, क्योंकि आज सारे के सारे हमारे परमिट्स वगैरह बन गए हैं। जितनी फ़ीस पे करनी थी सब हम करे आए हैं, आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा। और आज है अब हमारी टाइम निकलने का यहाँ से थिम्पू के लिए। अभी हम फ़िलहाल फुनचुलिंग में है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर सिटी है, और जाना है भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू में। बट अभी फ़िलहाल तो 10 ही बजे है, तो होटल आए हैं वापस ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे हम डॉक्यूमेंट्स के लिए ना। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, लगेज पैक करेंगे, कपड़े चेंज करूँगा और फिर यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कट लेंगे। तो ये है भाई होटल का रेस्टोरेंट एरिया, कल मैंने दिखाया नहीं था आपको। तो ब्रेकफास्ट अपना इंक्लूडेड है, ऑर्डर कर देते हैं यहीं पे बैठ के आराम से। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पानी की आवाज़ के पीछे ओ हो ऐसा लगेगा नदी के किनारे बैठ के खा रहा हूँ मैं। यार मस्त चीज़ है, बड़ी ऐसे रिलैक्सिंग सी आवाज़ निकल रही है इसमें से पानी की ना, जैसे वाटरफॉल होता है थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा बना रखा है होटल, तो रेस्टोरेंट भी बढ़िया है इनका। मेन्यू कहाँ है, मेन्यू दो। चलो देखते हैं भाई। हाँ एक ही था तो जी, ये है मेन्यू। ऑल डे ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या क्या है। कुछ अपने लिए बढ़िया ब्रेड टोस्ट ही दिख रहा है मुझे तो ढंग का, मतलब बटर और उसके साथ। अच्छा यहाँ भी है भाई, ये देखो डोसा, इडली, मसाला उत्पम, पोहा, पूरी सब्जी, परांठा, तो सब कुछ ही है ऑलमोस्ट इंडियन यहाँ। और यार गाड़ी का कितना खर्चा आया, हमारी कितनी फीस लगी, गाइड के क्या चार्जेस है, वो सब आप लास्ट ब्लॉग में देख लेना डिटेल में। मैंने सब कुछ, बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे होएगी, गाइड कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको समझा दिया उस ब्लॉग में। और जब हम पिछले ब्लॉग में वहाँ पे गए थे ना अभी ग्रीन टैक्स कटवाने, मतलब गाड़ी का परमिट लेने, तो वहाँ पे भाई लिटरली 10-15 मिनट की प्रॉपर ब्रीफिंग उन्होंने, ऐसे इंटरव्यू तो नहीं कह सकते बट हाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई थी, और काफ़ी अच्छा टोन में या प्यार से समझाई थी कि ये रूल्स है भूटान में, आप प्लीज़ इसे फॉलो करना। कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने गाइड को बताना है, वो ट्रैफिक पुलिस को बुलाएगी और जो भी होगा सॉर्टेड करवा देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने हमें बोला। बाकी रूल्स क्या क्या बताए, एक दो रूल्स इंडिया से डिफरेंट भी है, तो वो अभी ना जब थिम्पू के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, तो आपको जर्नी के दौरान ही सारे रूल्स समझाता रहूंगा कि यहाँ पे क्या अलग है रोड में इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है जी, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट खाने तो भूख लग रही है बहुत तेज जी। मैंने मंगवा लिए है ब्रेड टोस्ट, साथ में चाय, बटर, और अभी परांठा और आलू की सब्जी मंगवा ली है उसकी पूरी के साथ। तो पूरी तो नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन परांठे आलू की सब्जी के साथ खा लेंगे थोड़े थोड़े। चलो जी भाई लोग, ऑल सेट टू गो, रेडी हो गया हूँ। आज थोड़ी मोटी जैकेट पहनी है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना थिम्पू, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, थिम्पू में जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी ठंड होगी भाई शाम के टाइम, तो इसलिए एक अच्छी मोटी जैकेट होनी चाहिए। चले जी, लेट्स गो। तो भाई कल जैसे हमारा होटल में वेलकम हुआ था, उसी तरह से गाइड भी हमारा वैसे ही वेलकम कर रहे हैं। Welcome to Bhutan. थैंक यू। Now, ओके Suna, I would like to briefly explain about this one. ओके Well, giving the welcoming khadar, we call this a khadar, piece of silk, ओके to the guest is ingrained ओके with the and deeply ingrained and symbolize the meaning of respect ओके and hospitality and the good wishes for our guest and all. ओके, थैंक यू सो मच। चलो जी लेट्स गो भाई, निकलते हैं अब। बाकी थैंक यू भाई। यहाँ से जो थिम्पू का रास्ता है वो है 144 किलोमीटर का, गूगल मैप के अकॉर्डिंग 4 घंटे लगेंगे हमें, और शायद से 4.5-5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना स्पीड लिमिट जो मैक्सिमम है किसी भी हाईवे की वो सिर्फ 50 किलोमीटर है भाई। मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर आप हाईवे पे चला ही नहीं सकते, 51 भी चलाओगे तब भी चालान हो जाएगा, तो इसलिए हमें 45-46 पे ही रखनी पड़ेगी। और जब कोई सिटी या टाउन आते हैं तो वहाँ तो सिर्फ 30 किलोमीटर की स्पीड है भाई साहब, तो सोचो कितना स्लो ट्रैवल करना पड़ेगा हमें भूटान में। तो इसलिए ये 144 किलोमीटर के लिए 4-5 घंटे तो मिनिमम है ही है। तो भाई ये फर्स्ट चेक पॉइंट है आज का, इधर से ले लूँ ना, तो यहाँ पे हमारे सारे पेपर चेक होंगे इधर अंदर यही ना, तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एंड गाइड का आपके साथ होना ज़रूरी है, वरना फिर वही है भाई, यहाँ पे भी दिक्कत है, जैसे तिब्बत में था ना कि चेक पोस्ट आते रहते थे। तो चलो यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। चलो भाई लिटरली 10-15 सेकंड ही लगे, उन्होंने वही सारे डॉक्यूमेंट चेक करे और पासपोर्ट चेक करा मेरा, सोहन का तो जो पेज बना हुआ था वही चेक करा, मतलब बेसिकली स्टैंप देखते हैं, और वो HDF जो हमने पे करा है वो देखते हैं। चलो जी, थिम्पू के लिए है लेफ्ट में, और राइट साइड में है पसाखा के लिए। पसाखा भी शहर है यहाँ का एक, पर मेन जो 3 मेजर सिटीज़ है ना यहाँ की वो यही है भाई। थिम्पू नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे फिर फुनचोलिंग आता है, और थर्ड नंबर पे पारो है। तो अपना जो थिम्पू है वो तो कैपिटल सिटी है भूटान की, और फुनचोलिंग जो है वो
फाइनेंशियल हब है एक तरह से, क्योंकि ट्रेड वगैरह सारा फुनसुलिंग से ही होता है। तो जो पारो है और पुनाखा है, पुनाखा भी हम जाने वाले हैं, वो एग्रीकल्चर हब है पूरा का पूरा। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन ना इन 3 शहरों में ही रहती है यहाँ की। और जैसे कि मैंने बताया 1 मिलियन से भी कम पॉपुलेशन है। बाकी पूरे प्रॉपर फैक्ट्स के बारे में, भूटान के बारे में कल बात करेंगे, थिम्पू को एक्सप्लोर करते हुए। यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए, वो सब कल बात करेंगे उसके बारे में। भाई अभी तक रोड्स की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, 2 लेन है आराम से, चौड़े चौड़े, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि सामने वाले ट्रैफिक के लिए किसी को रुकना पड़ता है। हालांकि बीच में मार्किंग वगैरह या कुछ भी ऐसे वो नहीं है, मतलब डिवाइडर टाइप का, बट ओवरऑल सही है रोड्स। तो स्पीड में जैसे मैंने बताया लिमिट्स है यहाँ पे स्पीड को लेकर, तो इस हाईवे की भी वही है भाई 50 किलोमीटर की, तो हम 40-45 पे ही चला पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। बाकी अपनी इंडिया की और यहाँ की ड्राइविंग ना ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि रोड सेम है बिल्कुल। मतलब हम इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट वाली रोड पे रखेंगे और उधर जा रहे हैं तो राइट वाली पे रखेंगे। यहाँ पे भी गाड़ियों में राइट साइड में ही स्टीयरिंग व्हील है जैसे अपने इंडिया में है, बट 2 फर्क है, वो है इंडिकेटर्स को लेके। तो होता क्या है ना, इंडिया में अगर आपको मान लो आपके पीछे कोई गाड़ी है और उनको आपको ये बताना है कि आप मुझे ओवरटेक कर सकते हो, तो हम क्या इंडिया में राइट साइड का इंडिकेटर दे देते हैं, जिससे कि पीछे वाले को समझ आ जाता है कि ओवरटेक कर सकते हैं। बट भूटान में भाई ये रूल उल्टा है, यहाँ पे हमें इंडिकेटर जो है वो लेफ्ट का देना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि आप ओवरटेक कर सकते हो। और जैसे इंडिया में होता है सामने वाले को बोल रहे हो आप कि निकल सकते हो, तो इंडिया में लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं हम, लेकिन यहाँ भूटान में अगर आपको बताना है सामने वाले को तो आपको राइट का इंडिकेटर देना पड़ेगा। तो ये बस ऑपोजिट है इंडिया से, बाकी ऑलमोस्ट सारे रूल सेम है स्पीड लिमिट वगैरह को छोड़ के। इसके अलावा भाई पूरे भूटान में, चाहे वो सिटी हो चाहे वो हाईवेज हो, कहीं पे भी आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि रेड लाइट वगैरह कहीं पे भी नहीं है। हाँ पुलिस ज़रूर मिल जाएगी आपको कई जगहों पे, पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब भी यहाँ पर भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है ना, उस टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइवर्स को प्रॉपरली कि किस हाईवे पे कितनी स्पीड रखनी चाहिए आपको, मतलब 50 तो मैक्सिमम ही है खैर, और बाकी सब चीज़ें भी ना उनको तभी समझा दी जाती है कि आपको ऐसे ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना है। कोई भी पेडेस्ट्रियन अगर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है तो पहले उनको क्रॉस करने देना, देन आपको अपनी गाड़ी निकालनी है, क्योंकि रेड लाइट तो है नहीं है, तो फिर पैदल वाले तो रोड क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे कभी अगर ड्राइवर नहीं सुनेगा किसी की। तो इसलिए जो भी यहाँ ड्राइविंग करते हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो निकल ले, फिर आप अपनी गाड़ी जो है वो आगे पीछे कर सकते। इसके अलावा भाई हॉर्न बजाना ना ऐसा नहीं है कि बैन है यहाँ पे, आप बजा सकते हो हॉर्न, बट एकदम ऐसे प्रेस करके नहीं रखना कई देर तक हॉर्न की। कई लोगों को आदत होती है ना, चलते चलते मुंह पी 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 बजाते ही रहते हैं। मतलब 1-2 बार हल्का हल्का दबा सकते हो आप, थोड़ा सा आगे वाले को बताने के लिए, या फिर कोई कट में आप बजाना चाहो तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना भाई, रोड्स एक ही है, तो जितने भी स्कूल हॉस्पिटल्स कॉलेजेस है वो सब इन्हीं रोड्स पे ही चलते चलते आपको मिलेंगे, क्योंकि हिल स्टेशन है। तो अगर आप रोड में से ऐसे हॉर्न बजाते जाओगे तो ऑब्वियसली भाई डिस्टर्बेंस होगी वहाँ पे। तो इसलिए ये चीज़ है कि आप कंट्रोल में बजाओ, हॉर्न बजा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बैन है बिल्कुल ही। अच्छा, ये जो आने वाली सिटीज है ना, इनके तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि कितने किलोमीटर है, बट कहीं पे भी ना स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी वो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, तो उसी वक्त ट्रेनिंग दी जाती है एंड समझाया जाता है कि किस हाईवे पे कितने की स्पीड की लिमिट है। तो मोटा मोटा यही है कि 50 की टॉप लिमिट है, 50 से ऊपर तो आप कहीं पे भी नहीं चला सकते, चाहे जितना मर्जी चौड़ा हाईवे हो। और जितने भी शहर या छोटे छोटे गाँव टाउन्स वगैरह आते हैं ना, वहाँ पे स्पीड लिमिट 30 की है मैक्सिमम, आप 30 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पहले ही सिखा दी जाती है, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पे बोर्ड लगे हुए दिखेंगे कि जी यहाँ की 30 है, यहाँ की 40 है, यहाँ की 50 है। आपको खुद ध्यान रखना है, शहरी इलाका है तो 30, हाईवे है तो 50, बस और कुछ नहीं। और बाकी भाई मौसम थोड़ा ख़राब सा होने लग रहा है, यहाँ पे धुंध भी हो रही है हल्की हल्की सी, और लग रहा है कि अब बारिश आएगी, क्योंकि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और रोशनी सूरज तो गायब ही हो गया बिल्कुल। तो होपफुली भाई सही रहे। एक तो गाड़ी आगे से इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है बारिश की वजह से, अब कपड़ा भी नहीं है, डिक्की में ढूंढना पड़ेगा कपड़ा, सफाई करते हैं इसकी, बड़ा अजीब लग रही है क्योंकि बोनेट। अच्छा, बाकी कोविड से पहले क्या अलग रूल्स थे भूटान में टूरिज्म को लेके, बट कोविड के बाद काफ़ी सारे चेंजेस करे गए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, 3 तो चार्जेस ही है, जिसमें से एक HDF है, सेकंड ग्रीन टैक्स है, और तीसरा आपको एक गाइड कंपलसरी अपने साथ रखना पड़ेगा पूरी ट्रिप के दौरान, जो सेम रूल तिब्बत में भी था। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी इंडियन गाड़ी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो ना, तो खाली गाइड चाहिए आपको और वो फीस भर दो। बट अगर आप बाय फ्लाइट यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ के ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं घूम सकते भाई, मतलब जो बसेज है यहाँ पे, ट्रेन तो वैसी नहीं चलती,
तो बसेस वगैरह ये यूज़ नहीं कर सकते, आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसका चार्ज होता है अराउंड 3,000 रुपये पर डे विद ड्राइवर, मतलब ड्राइवर आपको साथ मिलेगा। कितने किलोमीटर चलते हैं वो एक दिन में? दिन में किलोमीटर के हिसाब में होता है सर। अच्छा, जितने भी ले जा सकते हो आप, ठीक है। टाइमिंग होता है लाइक 9 to 5। 9 to 5, अच्छा। If you want to again after that if you want more service then extra charges। ओह, तो भाई ये 3,000 रुपये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का प्राइस है। उसके अलावा आप यूज़ करना चाहते हो टैक्सी सर्विस तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में भाई गाइड उसमें भी चाहिए ना, मतलब ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए, गाड़ी के साथ गाइड भी लगेंगे ही। तो फिर उससे बेटर तो वही है अपनी गाड़ी ले आओ भाई, क्योंकि 4,500 रुपये अपनी में पे कर देना, यहाँ पे 3,000 देने से अच्छा। तो बाकी सबकी चॉइस है, अगर कोई फ्लाइट से आना चाहता है तो टैक्सी तो करनी पड़ेगी देखो यहाँ। और ये तो चलो गाड़ी वालों के लिए भाई फिर भी सही है, अगर कोई बाइकर है ना जिसका ड्रीम है कि भूटान में अपनी बाइक चलाना या यहाँ पे आके बाइक रेंट पे लेके चलाना, उनके लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा लेंदी और मुश्किल प्रोसेस है। क्योंकि आपको एक तो ग्रीन टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, 4,500 रुपीज़ पर नाइट का। फिर आपको उसके लिए एक गाइड भी चाहिए। अब गाइड आपकी बाइक पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो अलग बात है, अगर वो नहीं बैठेंगे तो उनके लिए एक अलग से गाड़ी टैक्सी करवानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मेन क्या है, फिर बाइकर्स को एक बैकअप व्हीकल भी चाहिए ही चाहिए, जिसमें मैकेनिक होगा पूरा, समझ लो ना, और मतलब एक बैकअप गाड़ी रहेगी कि बाइक को रास्ते में कुछ भी होता है तो आप सेफ रहो उस कंडीशन में। तो बाइकर्स के लिए तो भाई बहुत महंगा हो चुका है इस वक्त भूटान। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप गाड़ी से ही आओ, अपनी गाड़ी से आओ तो बढ़िया है, वरना फ्लाइट पकड़ के पारो उतरो सीधा, और वहां से भी आप टैक्सी वैक्सी लेके घूम सकते हो भूटान। अच्छा, तो जैसे कोई फ्लाइट से आता है पारो एयरपोर्ट पे तो उनको गाइड कहाँ से मिलेंगे? जो फ्लाइट से आता है सब ऐसे होता है, they have been talked with the agent। ओके, पहले ही पैकेज लेकर आएंगे वो, मतलब पैकेज लेके आता है और पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, हम्म। होटल भी और गाइड भी और गाड़ी भी। समझ गया। और जैसे अपने कंपनी का गाड़ी हो तो ड्राइवर भी मिलेगा। और Okay। जैसे इफ यू वांट टू हायर टैक्सी हाँ कैब हाँ after coming here हाँ, then it is also possible। ओके। but if you want like जैसे आप इधर कंपनी को चूज करके आ ही रहे हो तो कंपनी सब अरेंज करके देगी। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ज़्यादा बेटर डील आपको एज अ पैकेज मिलेगी, आप आने से पहले ही बुक करके आओ यहाँ पे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वरना कल जो मैंने भैया से आपको मिलवाया था उनका भी नंबर दिया था, उनकी भी टूर एजेंसी है इंडिया में, तो वो भी आपके लिए पैकेज अरेंज कर देंगे। तो इसलिए पहले ही डिसाइड कर लो, पैकेज वैकेज कर लो सब ना, उसमें क्या है एक कॉस्ट आपको मिल जाएगी पर पर्सन की। तो फिर उसके बाद कुछ भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, ना टैक्सी की, ना गाइड की, ना होटल की, ना फ्यूल की, सब आपको ना करा कराए मिल जाएगा। बस आपको फ्लाइट पकड़ के आना है और यहाँ पे इंजॉय करना है।